ये अपना वो दोपहर को हमने क्या वो टॉर्क वाला पार्ट स्टडी किया था, ठीक है ना। आज की क्लास में ना देखो एसएचएम हम पढ़ रहे थे ना, मुझे बस एक पार्ट करवाना है, बस आज का लेक्चर चाहिए। तो एसएचएम क्या हो जाएगा तो बेटर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। कल रखूंगा मैं क्लास, ठीक है। कल ये रोटेशन वापस कंटिन्यू कर टॉर्क वाला, ठीक है। ये क्या कहते हैं, वेडनेसडे तो क्लास नहीं होगी ना, वेडनेसडे तो ठीक है। तो कल मैं एक रख रहा हूँ, ठीक है। उसमें ये रोटेशन कंटिन्यू करेंगे। और जिनके एग्जाम्स बाकी है आज मैं टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, वो करके आना है। जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनको क्या टारगेट दे, ठीक है, वो भी अलग अलग टारगेट दूंगा, तो करके लाना, ठीक है। तो आप पूरा फोकस करिए। ये एसएचएम में नोट्स निकालो। एसएचएम में हमने ना लास्ट टॉपिक वो पढ़ा था टाइम पीरियड में। मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, सर मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, 3 स्टेप्स पे देखो, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स भी किए थे हमने। स्प्रिंग के प्रॉब्लम किए थे, ब्लॉक वाला प्रॉब्लम किया था, ठीक है। अलग अलग प्रॉब्लम हमने ट्राई किए थे, ओके। एक पार्ट है ना अपना बचा हुआ है, ठीक है, वो बता देता हूँ। और कंप्यूटिंग लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जितने भी एसएचएम पढ़े ना, वो कौन से एसएचएम थे? लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्प्रिंग ब्लॉक भी ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करता है। बाद में वो या तो कौन सा ब्लॉक वाला देखा था कि पानी में फ्लोट कर रहा है, तो डिफरेंशियल तो ये भी क्या ऑसिलेट करेगा, ये भी क्या लीनियर एसएचएम, स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो इसके मैंने स्टेप्स लिखवा है। अगर सपोज पेंडुलम का केस ले, इधर जैसे एंगल पे, तो इसको मैं रिलीज करूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा क्या? थोड़ा कर्व में मूव करेगा। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। सपोज बाद में दूसरा प्रॉब्लम की, सपोज मैं पेंडुलम की जगह से रॉड रखूं, जैसे रॉड को मैं एंगल पे रख के तो ये भी क्या ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे जो एसएचएम है उसे लीनियर एसएचएम नहीं कहता, एंगुलर एसएचएम, एंगल पे घूम। तो इसमें तरीका क्या होता है, फोर्स की इक्वेशन नहीं लिखनी होती, किसकी इक्वेशन लिखनी होती है? टॉर्क की। टॉर्क हमने दोपहर को ही पढ़ा, इस तरीके से होता है, तो कल के लेक्चर में भी काम आएगा कि टॉर्क कैसे निकालना, ठीक है ना। तो वो ये वाला एक पार्ट स्टडी कर लेते हैं। और एक और अलग टाइप का ऑसिलेशन आता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, बस वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अपना पूरा एसएचएम खत्म हो जाएगा। 2-3 स्टार बना के ना कल एक स्टेटमेंट लिख लो, बाद में इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो फॉर एंगुलर एसएचएम like pendulum or angular SHM like pendulum, angular SHM like pendulum, comma, write torque equation, write torque equation and obtain, write torque equation and obtain the form, write torque equation and obtain the form, liquid, obtain the form alpha equal to
माइनस ओमेगा स्क्वायर टी का अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टी का, ठीक है। तो फाइंड टाइम पीरियड, तो फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसके क्या कहते हैं, पहले सिंपल पेंडुलम वाला है ना डिराइवेशन है, वो एक बता देता हूँ, ठीक है। टॉप वाला तो काम आएगा, बाद में दूसरा एक प्रॉब्लम देखते हैं इसका। क्वेश्चन मत लिखो, एक टॉपिक जैसे ही लिख लो। लिखो SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम, SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम, SHM ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक हेवी मेटल बॉल होता है जिसे बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इसका मास कुछ m ले लेते हैं, इसका लेंथ l ले लेते हैं, ठीक है। कोई एंगल पे, अगर कोई एंगल पे हम रिलीज करें, मान लो थीटा एंगल रिलीज करें तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो इसमें मैं SHM स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा इसका मोशन होगा, ठीक है। SHM स्टडी करना है, इसमें भी टाइम पीरियड आता है, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं जो बताया, इसमें क्या फोर्स की इक्वेशन नहीं लिखनी, किसकी इक्वेशन लिखनी है, टॉर्क। ये कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें बता रहा हूँ ना कैसे आएगा। तो इसमें पहले FBD बनाते हैं, मतलब इसका FBD ऐसा एंगल पे क्या होगा, नीचे mg और कुछ टेंशन आएगा, ठीक है ना, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इतना ही फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, टॉर्क लिखना है। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं, दोपहर में हमने फॉर्मूला पढ़ा, याद है फॉर्मूला क्या था, R क्रॉस F। पर वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो वेक्टर फॉर्म में था, I कैप J कैप K कैप ऐसा पूरा दिया हो, हमने डिटर्मिनेंट बनाया था, सॉल्व किया था, वो वेक्टर फॉर्म। ऐसा कुछ डायग्राम दिया हो तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो उसमें ना तरीका है, टॉर्क कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे लिखा है, ये होता है उसका फॉर्मूला, वैल्यू निकालनी। ये क्या है, R परपेंडिकुलर और F तो क्या है, ठीक है। इधर दो फोर्स, तो पहले तो टेंशन देखो, एक्सिस कौन से, ये वाला, ये एक्सिस, ये फोर्स डायरेक्ट उधर से ही पास हुआ है, तो इसमें टॉर्क होता है कि नहीं, टॉर्क पहले तो कौन देता है कौन नहीं देता है वो पता होना चाहिए। इसमें बताया तो कल मैं रिवाइज करवाऊंगा वापस से टॉर्क को। अभी के लिए जो फोर्स एक्सिस से पास होता है वो कभी भी टॉर्क नहीं दे सकता। ये एग्जांपल पेन का अच्छा एग्जांपल है। तो मैं ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, तो ये फोर्स की लाइन देखो एक्सिस से पास हो रही है, ये एक्सिस है, ठीक, ये फोर्स है, फोर्स की लाइन देखो क्या डायरेक्ट एक्सिस से पास हो रही है ना, टॉर्क। तो टेंशन जो है क्या उधर से ही पास हो रहा है, कोई टॉर्क नहीं मिलेगा। mg के केस में देखो ऐसा हो रहा है क्या, mg की लाइन देखो एक्सिस से पास हो रही है, ये mg की लाइन है, साइड से पास हो गई है ना, इधर से पास होने के लिए इधर टॉर्क मिलेगा। तो कितना टॉर्क मिलता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे प्रॉब्लम में खुद करना है, इसलिए क्या करो, ये जो फोर्स है mg उसकी लाइन बनाओ, ये एक्सिस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या आता है, F इंटू परपेंडिकुलर, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा तुम्हें, टॉर्क मिल जाएगा। तो डायग्राम में देख के मुझे बताओ, देखो ये R परपेंडिकुलर है, ये L है, ये एंगल थीटा, इसको भी थीटा लिख सकते हैं। मतलब ये ट्राइंगल है, क्या यूज करोगे, ये L दिया हुआ है, ये निकालना है, cos थीटा sin थीटा क्या यूज, ये ट्राइंगल है, ये L है और ये R है, मुझे R निकालना है। sin थीटा क्या होगा, इधर परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, R किसके बराबर होगा, L sin। तो टॉर्क जो है, टॉर्क कितना आएगा अपना, L sin थीटा, और फोर्स तो कौन सा अपना mg। तो मेरा टॉर्क आ गया, टाउ इक्वल टू mg L sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे
हमें एक अजम्पशन लेना है, वो अजम्पशन में आगे लिखवा रहा हूँ, पहले ना एक स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ये पूरा लिख लेते हैं, ये डिराइवेशन नहीं आ सकता है एग्जाम में। देखो, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob of mass m, having a bob of mass m and a string of length L, and a string of length L. फिर भी डायग्राम ड्रॉ करो, टॉर्क की कोई इक्वेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ, डायग्राम के बाद स्टेटमेंट लिखो। द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम विल बी, द रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम विल बी, ये लिख लो टॉर्क की इक्वेशन। देखिए टॉर्क की इक्वेशन, और इसमें ना एक असम्पशन लेके चलेंगे कि जो थीटा है, थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, मतलब थीटा की वैल्यू बहुत कम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर थीटा बहुत छोटा हो, ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक, मैंने बस एक चीज है कि साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे लिखो। फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर वेरी स्मॉल oscillation, a very small oscillation, theta is also very small, a very small oscillation, theta is also very small, so sin theta equal to theta, so sin theta is equal to theta, वो उसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, mgl थीटा,
टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, mgl मीटर। टॉर्क की है ना एक और इक्वेशन भी आती है, ये आर एफ वाली ये तो है। टॉर्क की एक और इक्वेशन आती है जो रोटेशन में काम आती है, वो इक्वेशन क्या है, आई इंटू अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। नीचे देखो, सिंस टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, टाउ की जगह में आई अल्फा लिखूंगा, तो आई अल्फा इक्वल टू क्या होगा, mgl थीटा। अब आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या था फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल है, ये एक्सिस है, आर बताओ मुझे, ये पार्टिकल है, ये एक्सिस है, क्या होगा, एल के बराबर होगा। तो आई क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर अल्फा इक्वल टू mgl थीटा। तो अल्फा क्या है, जी बाई एल इंटू थीटा, अल्फा इक्वल टू क्या है, जी बाई एल इंटू थीटा। ठीक है, बस अब इसको कंपेयर करते हैं, कैसे करके एक में फॉर्म लाना है। अब इसको कंपेयर करना है, जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हो, ठीक है, इसके नीचे लिखो कंपेयरिंग विद अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयरिंग विद अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयर करें, देखो माइनस से ध्यान मत देना, वो तो वेक्टर तो फॉर्म में आता है। कंपेयर करो तो ओमेगा किसके बराबर है, अंडर रूट जी बाई एल, और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 का अंडर रूट एल बाई जी। ये इक्वेशन पता है, पेंडुलम की फॉर्मूला होता है, इक्वल क्या होता है, 2 का अंडर रूट एल बाई जी। मतलब इस पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, मास पे कितना भी हेवी लाइट हो, इट डजंट मैटर, ये क्या लेंथ पे और जी पे डिपेंड। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, 2 का अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ओके, और इसमें ना कुछ पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ। ये पुरानी क्लॉक जो आती थी, पता है उसमें ऐसे पेंडुलम करते, उसमें कंपाउंड पेंडुलम और कुछ नहीं, बहुत का बता है। तो उसमें वो टिक टॉक जो होता है वो क्लॉक का ही है। देखो ये एक है तो 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस पेंडुलम को क्या कहते हैं, सेकंड पेंडुलम। ठीक है, क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे तो यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसा मूवमेंट होता है। ठीक है, मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या बोला मैंने, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, क्या होगा टाइम पीरियड। एक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, याद होगा वापिस ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो सेकंड पेंडुलम मतलब क्या कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकंड। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 2 सेकंड डालोगे, ये सब वैल्यू डालोगे, जी कितना डालोगे 9.8, तो हमें एल मिल जाएगा कि कितनी लेंथ चाहिए। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैं आंसर जो बता रहा हूँ, लेंथ अप्रोक्स आएगी, सॉरी लेंथ आएगी 0.99 समथिंग आएगी, मतलब क्या बोलते हैं 1 मीटर, 1 मीटर की उसकी लेंथ, उसे क्या कहते हैं सेकंड। क्वेश्चन में बस इतना दिया होगा सेकंड पेंडुलम, हमें पता होना चाहिए सेकंड पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड कितना डालना चाहिए। ठीक है, दूसरी डालना क्या वो देखना लिख लो। For a second pendulum, for a second pendulum,
The time period is for a certain pendulum. The time period is 2 seconds. Time period is 2 seconds. And length of string is nearly 1 meter. Length of string is nearly 1 meter. Nearly 1 meter. Okay. एक पॉइंट ध्यान में रखना। इसका एक और पॉइंट बता देता हूँ, वो तो एकदम इजी है, हमने डिस्कस भी किया वाली। ये समझ ऐसे कि लिफ्ट है, इस लिफ्ट में मैंने ऐसे पेंडुलम रखा हुआ है, पेंडुलम रखा हुआ है, ऑसिलेट कर रहा है, लेंथ है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब क्या होगा अगर एक्सेलरेशन है, क्या लगता है पेंडुलम पे क्या लगेगा? जी एफेक्टिव क्या सुडो फोर्स, क्या लगेगा? सुडो फोर्स। तो इधर ऐसे केस में टाइम पीरियड जो है वो क्या लेना होता है? 2π/L/G एफेक्टिव। जी एफेक्टिव क्या होगा? इसकी फ्रेम में अगर आए नीचे जी को लगी जाए, सुडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? अगर ऊपर एक्सेलरेशन है, सुडो फोर्स कहाँ पे लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इधर जी एफेक्टिव क्या होगा? नीचे जी की लग रहा है, सुडो फोर्स का भी असर नीचे हो रहा है, तो जी एफेक्टिव क्या होगा? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर से लिफ्ट नीचे जा रही है तो सुडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो उसका भी टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो। फॉर एक्सेलरेटेड फ्रेम, फॉर एक्सेलरेटेड फ्रेम use for accelerated frame use G effective. For accelerated frame use G effective. ये ड्रॉ करो। दोनों लिख लो। ये तीसरा जो ड्रॉ किया है, अब लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अब क्या होगा? ये सिर्फ जी होगा। क्यों जी होगा? सिर्फ एक्सेलरेशन क्या होगा? इसमें जीरो है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जी इफेक्टिव क्या होगा? जी। तो टाइम पीरियड पे क्या है? ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है।
इसका एक क्वेश्चन का रीजन है, लिखो a simple pendulum of length L, a simple pendulum of length L is inside a car. Simple pendulum of length L is inside a car that is moving with constant horizontal acceleration. That is moving with constant horizontal acceleration A. Constant horizontal acceleration A. Okay. So, identify mean position. Identify mean position and find time period of oscillation. Identify mean position and find period of oscillation. ठीक है, ये क्वेश्चन है और साथ में इसको डिस्कस करते करते सॉल्व करते। देखो ये कार है, ठीक है, कोई पूरा रोड कुछ बना नहीं है, ये कार है, कार का एक्सलेशन आगे ये दिया हुआ। तो पहले तो इधर मुझे बताओ पेंडुलम, कार के अंदर पेंडुलम कैसा दिखे, कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, पेंडुलम कैसा दिखेगा मुझे, ये 3 ऑप्शन दिए हैं 1 2 और 3, कैसा दिखेगा पेंडुलम, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी ये कंसेप्ट दिया है, सूडो फोर्स हमेशा ध्यान रखना है। तो सूडो फोर्स इस पे कहाँ पे लगेगा, पीछे की तरफ रहेगा, तो मतलब किस तरफ वो अलाइन होगा, ऐसा लाइन वैसे ही रहेगा। कार को जाते हुए देखोगे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, देख सकते हो, कार को ऐसे आगे जाते हुए अगर एक्सेलरेट करोगे ना, ये ऐसा ही रहेगा एंगल पे, ऐसे रहेगा, वर्टिकल नहीं रह पाएगा, ऐसे रहेगा, तो ये गलत है। ये क्या होगी, ऐसे रेस्ट पे रहेगा, मतलब मीन पोजीशन क्या होगी, ये उसकी मीन पोजीशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मीन पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब क्या है, एग्जैक्ट एंगल निकालना है। जैसे ये एंगल पे है, ये कुछ फाइल है जैसे, तो ये मुझे निकालना है, इसकी मीन पोजीशन ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे निकाले, तो इसमें इसे मैथमेटिक्स और वो सब भी स्टडी करना है। ऐसा ये ड्रॉ कर लो, ये ऐसे मीन पोजीशन होगी, इसमें अब देखो इसका एफपीडी बनाते हैं। तो देखो इसमें ऐसे लिखते हैं, इन फ्रेम ऑफ कार के अंदर आ जाते हैं। तो देखो एफपीडी कैसा होगा, नीचे एनजी, सूडोकोड कहाँ पे लगेगा, पीछे की तरफ। वो सूडोकोड कितना लगता है, एम इंटू ए, कितना सूडोकोड करता है, और कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। और कार के अंदर है, हम कार के अंदर ऑब्जर्वर है, तो ये क्या बोलेगा, पेंडुलम मूव कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर आ गया, बाहर की दुनिया नहीं दिख रही है, पेंडुलम मूव करता हुआ दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, ऐसे एंगल पे, एक्सेलरेशन क्या दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे इसके कंपोनेंट बनाते हैं, एक काम करते हैं, टॉप से सॉल्व करते हैं। चलो तो क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें इक्विलिब्रियम में, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ओवरऑल टॉर्क क्या होगा, 0, ठीक है। टेंशन की लाइन इधर से ही पास हो रही है,
तो उसका तो टॉर्क क्या होगा, 0। mg का टॉर्क बोलो, ये इसकी लाइन है, लेंथ एल है, लेंथ दिया होगा, ये बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो कितना होगा, ये पाई है, ये भी पाई होगा, ये डिस्टेंस होगा कितना, एल साइन पाई। तो इसका जो टॉर्क है वो कितना आएगा, mg एल साइन पाई। ma का टॉर्क देखो, ma की लाइन बनाओ, अब कौन सा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये कितना होगा, ये एल साइन पाई है, ये कितना होगा, एल कॉस का। तो इक्वल टू क्या करना है, एम इंटू एल कॉस पाई, एल कैंसिल, एम बी कैंसिल, तो देखो कॉस को यहाँ पे लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, टेन पाई, जी को यहाँ पे लेके ए बाई जी, तो पाई किसके बराबर है, टेन की तरफ चला जाएगा, टेन इनवर्स, ये एंगल आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो आपको क्या किया हमने, इक्वेट किया, ठीक है। देखो अपने आप इसको खुद सॉल्व करो, देखिए ये क्या आ गई, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब ऑसिलेशन करवाना है, ठीक है, ऑसिलेशन करवाना है तो पेंडुलम को क्या है, थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, तो क्या पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। मुझे बताओ कार में सही ऑसिलेशन क्या है, जो हमें दिखेगा, ऐसे ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा या नॉर्मल जो हम देखते हैं वो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन हमेशा किसके अभाव करता है, मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन है उसके अभाव भी हमेशा ऐसे करेगा ना ऑसिलेट, ऐसे नहीं करेगा कार में, ये तो ये गलत है। और टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड के लिए वो जी इफेक्टिव ही निकालो, जी इफेक्टिव से आएगा आंसर। इसमें जी इफेक्टिव बताओ क्या, ये जो लिफ्ट वाला केस देखा, इसमें देखो जी इफेक्टिव क्या होगा, किसको देखना है, जी इफेक्टिव के लिए जी को देखो, और किसको देखो, सूडो फोर्स, जिससे जी कहाँ पे लग रहा है, नीचे, सूडो फोर्स का असर कहाँ पे, यहाँ पे, जी इफेक्टिव करो, जी प्लस देखो, वेक्टर का नॉलेज यूज करो, यहाँ पे ये जी इफेक्टिव, तो कितना होगा, जी इफेक्टिव बोलो, अंडर लगा सकते हैं ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, ये होगा टाइम, इसको सॉल्व करो, देखो
क्लियर? ठीक है, ये केस में टाइम पीरियड क्या ऐसे निकालना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या ध्यान में रखना है। अपना है ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है ना बढ़ा देता हूँ, कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, कोई गारंटी है, इसलिए बेटर है कि पढ़ लो। ठीक है, सिंपल ही इजी है, समझ में आ जाएगा। टॉपिक लिखो, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, DAMPED, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एक स्प्रिंग ब्लॉक का एग्जांपल ले, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, तो ऑसिलेशन हो रहा है। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें या आइडियली देखें जो हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या ऑसिलेशन, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, तो क्या ऑसिलेट करता ही रहेगा। पर प्रैक्टिकली हम देखें तो ऑसिलेशन कैसा होगा? स्लो हो जाएगा, फाइनली क्या ऐसे स्टॉप हो जाएगा। क्या रीजन है? अंदर इंटरनल लॉसेज होते हैं मटेरियल में, और दूसरा मेन रीजन क्या है? आसपास क्या है? एयर है, तो एयर की वजह से क्या लगता है? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसे? ड्रैग फोर्स। क्या लगता है? ड्रैग फोर्स लगता है। ड्रैग फोर्स मतलब बेसिकली फ्रिक्शन। तो उसकी वजह से क्या एनर्जी लॉस होती है, धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या है, खत्म हो जाता है। उसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्पिंग एक वर्ड ही है, ये एयर क्या प्रोवाइड कर रहा है? डैम्पिंग कर रहा है। डैम्पिंग मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्लो। डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी भी इक्वेशन आती है, क्या होगी इसकी इक्वेशन? इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, F इक्वल टू, एक तो कौन सा स्प्रिंग फोर्स लगता है, माइनस की ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है इसलिए, और साथ में कौन सा फोर्स लगता है? ड्रैग फोर्स। F की जगह MA लिख लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स को क्या होगा कि ड्रैग फोर्स के बहुत अलग अलग इक्वेशन आती है, हमें एक इक्वेशन पढ़नी है। जो ड्रैग फोर्स है बेसिकली किसके स्पीड पे डिपेंड करता है, तो सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जितनी स्पीड पे जाके पावर उतना लगता है ना, ठीक है, स्पीड के क्या है, प्रोपोर्शनल होता है ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स की इक्वेशन आती है, कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट v को क्या कहते हैं? डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं, जो क्या है डैम्पिंग कांस्टेंट। इसको मैं ढंग से लिखूं रीअरेंज करके, तो MA प्लस VB प्लस KX इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0। अब थोड़ा काइनामेटिक्स अगर अप्लाई करें तो A को मैं क्या लिख सकता हूँ? d2x/dt², मतलब दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। V को क्या लिख सकते हैं? dx/dt। KX को ऐसे लिखना इक्वल टू 0। अब इसका ना सोल्यूशन आता है, मैथ्स लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये इंटीग्रेशन भी आपने सिलेबस में लिखा, इसको इसके आगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका डायरेक्ट मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। सोल्यूशन पूछते हैं एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल पे, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, वो लिखते हैं। पहले ना स्टेटमेंट लिखो, इसकी वजह से इक्वेशन लिखनी है। स्टेटमेंट लिखो, इन रियलिटी any self-oscillating system will eventually stop. Any self-oscillating system will eventually stop due to friction and drag force. Due to friction and drag force
due to friction and drag force, which results in loss of energy, which results in loss of energy, which results in loss of energy. Full stop. This is called damped oscillation. This is called damped oscillation. This is called damped oscillation. Full stop. अब कौन सा ये स्प्रिंग ब्लॉक वाला केस ले रहे हैं? नेक्स्ट टाइम में लिखो, कंसिडर अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कंसिडर अ स्प्रिंग ब्लॉक system oscillating in a viscous medium. Consider a spring block system oscillating in a viscous medium. Viscous medium. Full stop. It will experience a drag force. It will experience a drag force Fd equal to minus dV. It will experience a drag force Fd equal to minus dV. Fd equal to minus dV, where d is damping constant. Where d is damping constant. Damping constant. ठीक है, अब ये डायग्राम ड्रॉ करो और इक्वेशन लिखो. इक्वेशन लिखो. देखिए यहाँ तक लिखिए इक्वेशन. ठीक है, अब जो बता है इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है. तो सॉल्यूशन में बता रहा हूँ तो मैं बता, इसका जो पूरा मैथ्स है, डिराइवेशन है, वो 12th के लिए आगे. तो क्या सॉल्यूशन पे फोकस करना है. इसके आगे लिखो, दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय, दिस सॉल्यूशन is given by, इसका सॉल्यूशन वो क्या आएगा, x इक्वल टू a डैश a, x इक्वल टू a फॉर ओमेगा डैश t प्लस फाइव. इसका सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू, इसका बॉक्स मत बनाना, बस सॉल्यूशन लिखिए. x इक्वल टू a cos ओमेगा डैश t प्लस फाइव. ठीक है, अब इधर फर्क क्या है मेन, मुझे बताओ. ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड. इस केस में, अपने केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा. क्या मोशन समझा, विजुअलाइज करना हो, ऑपरेशन क्या कम होता है, इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है. अब इतना ऊपर नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा. एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा. तो इधर ये कांस्टेंट नहीं, ये क्या कम होता है. तो इसकी इक्वेशन मेन है, प्रॉब्लम इस पे आ रहा है. ठीक है, आगे लिखो. इसमें हियर a is not constant,
here A is not constant but decreases with time. Here A is not constant. A is not constant but decreases with time. तो उसकी इक्वेशन बता रहा हूँ, ये इक्वेशन बहुत काम की है। एक वर्ड क्या होता है, ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2 है, ये उसकी इक्वेशन है। टाइम के साथ क्या एम्पलीट्यूड कम है, ए इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2। देखिए ओके, ये इसमें ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एम्पलीट्यूड आ गया। इनॉफ का मतलब क्या होगा, इनॉफ का मतलब क्या होना चाहिए, शुरुआत का एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देख लो शायद इनॉफ क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड। शुरुआत में कितना है, इनॉफ जो है क्या होगा, इनिशियल एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी आती है ऑसिलेशन की। ठीक है, वो लिखो इसमें आगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश जो है वो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कांस्टेंट होती है पर फॉर्मूला अलग होता है। हमने एसएचएम में देखा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, √k/। पर यहाँ पे डैम्पिंग का भी पार्ट है, तो वो पार्ट भी ध्यान में रखना होता है। तो क्या हो जाता है, b²/2n², ये पार्ट एक्स्ट्रा देखिए, ओमेगा डैश इक्वल टू √k/m माइनस b²/4n²। ठीक है, ये ओमेगा डैश आता है, इस पे बॉक्स पर आता है। अब इसमें ना क्वेश्चन में क्या है, ऐसा लिखा होगा कि डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल। डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल मतलब क्या, कम होगा। डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल या वेरी लेस, कौन सी वैल्यू कम होगी, बी। मतलब ये कम होगा, ये पूरा पार्ट क्या है, बहुत कम हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, √k/। ऐसा आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, वो भी लिखो इसके आगे। For very small damping, B is negligible. For very small damping, B is negligible. तो therefore क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश इक्वल टू √k/। स्मॉल डैम्पिंग होते हैं, ओमेगा डैश इक्वल टू √k/। ओके, और इसमें क्या पूछ सकते हैं, एनर्जी पूछ सकते हैं कि ऑसिलेशन की एनर्जी कितनी है। ठीक है, एनर्जी का जनरल फॉर्मूला जो हमने आगे स्टडी किया था वो क्या था, ½ m²A², वो हमने स्टडी किया था। बस एक ही इक्वेशन उसमें डाल दी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखो, द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट टाइम t, द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, the energy of oscillation at time t is given by जो होगा ½ m²A²। तो एक ही इक्वेशन अगर डाल दे तो ½ m², एक ही इक्वेशन अगर डाले तो क्या हो जाएगा, k02 e⁻bt/m स्क्वायर है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी।
ओके, अब इसका एक बस ग्राफ ड्रॉ करना है, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे। हम नॉर्मल एसएचएम का ध्यान दो, नॉर्मल एसएचएम का जो ग्राफ होता है तो कैसा साइन का ऐसा कर्व होता है, साइन कर्व होता है। और इसका जो ग्राफ है कैसा होगा, एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है, कैसा होगा इसका ग्राफ, एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है। नॉर्मल एसएचएम का ऐसा होता है, मेंटेन रहता है, क्या होगा इसका ग्राफ, कैसा होगा, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो जो उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का ऐसे धीरे धीरे कम होता है, तो ग्राफ जो है वो ऐसा धीरे धीरे क्या कम होता है, ऐसा ग्राफ, ठीक है। ये जो लाइन बनाई ये सब क्या एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या कम होते जा रहे हैं, ये इक्वेशन किसकी एम्पलीट्यूड की है, ये ग्राफ। और ये जो ग्राफ है वो अपना मेन इक्वेशन, ये ठीक है। ड्रॉ करो, ध्यान दो, ड्रॉ करो तब पहले ऐसे लाइन बनाओ, कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे लाइन बनाओ, बाद में उसके ऊपर तो अच्छी तरह डायग्राम बनाओ। चलिए ड्रॉ, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आइडिया पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन जाते हैं। लिखो, इन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम n equal to 200 grams, m equal to 200 grams, k equal to 90 Newton per meter, m equal to 200 grams, k equal to 90 Newton per meter, and damping constant is 40 ग्राम पर सेकेंड, वो सा यूनिट होता है, ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। ये डैम्पिंग कांस्टेंट ये, ओके। फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड टाइम टेकन फॉर एम्पलीट्यूड, and period of oscillation and time taken for amplitude, to become half of its initial value, half of its initial value, ठीक है। ये दिया हुआ पहले तो वैल्यूज ऐसा ही में लिख लेते हैं। n इक्वल कितना हो जाएगा 0.2 kg, जिसका n इक्वल टू क्या होगा 0.2 kg, k तो दिया हुआ है ऐसा ही में ये 90 न्यूटन पर मीटर, k इक्वल टू क्या 90 न्यूटन पर मीटर। ये डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, b दे रखा है, पर b कितना है 40 ग्राम पर सेकेंड, केजी में करो
4440 ग्राम पर सेकेंड है, उसको केजी में करो, मतलब क्या करना है, डिवाइड बाई 1000, तो कितना हो जाएगा बी, 40/1000 कितना होगा 0.04, तो बी की वैल्यू क्या होगी 0.04 केजी पर सेकेंड, बी इक्वल टू 0.04 केजी पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। पहले पार्ट में क्या पूछा है कि क्या निकालना है टाइम पीरियड, तो t इक्वल टू क्या है 2π/ओमेगा, तो पहले ओमेगा ही निकालना पड़ेगा। ओमेगा की इक्वेशन बताई, लिखो ओमेगा की इक्वेशन क्या नेम जो क्या थी, ओमेगा इक्वल टू या ओमेगा डैश लिखो, इसकी बात है अंडर रूट क्या था k/n माइनस b²/4m²। ठीक है, ये वैल्यू थी। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसमें वैल्यूज डालो और एक बार चेक करो कि डैम्पिंग स्मॉल है नेग्लेक्ट करे क्या, वैल्यूज डालो और एक बार खुद जज करो कि डैम्पिंग स्मॉल है नेग्लेक्ट कर दे तो क्या अपना काम आसान हो जाएगा। बोलो डैम्पिंग स्मॉल है क्या, b²/4m², b कितना है 0.0 करो, उसका स्क्वायर करना है, बहुत छोटा होगा, तो इधर यहाँ पे लिख सकते हो क्या डैम्पिंग कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ओमेगा क्या होगा अंडर रूट k/n, निकालो, करो पूरा कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड निकालना है। क्या होगा यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है, तो ओमेगा जो है वो क्या होगा अंडर रूट k/m, तो टाइम पीरियड निकालना है t इक्वल टू 2π/ओमेगा, मतलब t कितना आ जाएगा 2π√n/k, तो इसमें वैल्यूज डाले 2π√n कितना है 0.2 और ये कितना है 90। ठीक है, ये वैल्यूज डाल दो, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, टाइम पीरियड का ये आएगा 0.296 सेकेंड, मतलब अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं 0.3 सेकेंड, रफली 0.3 सेकेंड जैसे, तो इसका टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, और क्या पूछा है इसमें, क्या निकालना है, तो टाइम पीरियड आ गया, और क्या निकालना है, टाइम निकालना है, पर कब का टाइम निकालना है, एम्पलीट्यूड क्या है हाफ हो जाए, हमें पता है एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, तो पूछा है कितने टाइम में एम्पलीट्यूड आधा हो जाएगा, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करो, a इक्वल टू a0 e⁻ हम आपसे को इधर है ना, तब ध्यान दो ये वाले में टाइम निकालना है और ऐसे पावर दिया है ना, तो उसे लिखने का एक तरीका होता है, ये अप्रोच से ध्यान देना, दूसरे प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा। e⁻ समथिंग है तो इसमें ना पहले लॉग लेना पड़ता है, क्या करो a/a0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं e⁻ लिख सकते हैं। अब ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, e को इस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाता है 1/e नहीं होता है,
ऐसा कुछ दिया हो e रेज टू समथिंग, तो e को अगर इस तरफ लेके जाओ तो क्या log आता है, ln आता है। तो इसको इस तरफ में लेके जाओ तो कैसे लिखेंगे, ln a by a नॉट इक्वल टू क्या होगा माइनस, और पावर नॉर्मल हो जाएगा bt by ऐसे लिख सकते। माइनस को इस तरफ लेके जाओ तो पावर रिवर्स हो जाती है, तो ln a नॉट बाई a इक्वल टू bt by 2। ठीक है, अब वैल्यूज क्या t निकालना है, t निकालना है, क्या होता है लिख लो, t निकालो। आ रहा है क्या आंसर? क्या होगा इसमें, देखो ln e नॉट है, a कितना डाले, एम्पलीट्यूड हाफ हो गया, कितना हो जाएगा, a नॉट बाई 2 इक्वल टू माइनस bt बाई 2m, सॉरी माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पे a नॉट कैंसिल, 2 ऊपर आ गया, तो ln 2 m और b को अगर मैं इस तरफ लेके जाऊं तो m नीचे 2b ये अपना t आ गया, ठीक, इधर से टाइम आ जाएगा, तो वैल्यूज डाल दो, m कितना है 0.2, ये 2 है, b कितना था 0.04, और ln 2 इक्वल टू t, यहाँ से t कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, कितना आता है, सॉरी 2n बाई 2n बाई, यहाँ तो कितना हो जाएगा 10 ln 2, ठीक है। ये ऐसे तो आंसर है कि ln 2 की वैल्यू यूज कर सकते हो कैलकुलेटर से, कितनी होती है ln 2 की वैल्यू 0.693, ln 2 की वैल्यू है ना, पॉइंट क्या होती है 0.693, मतलब ये कितना हो जाएगा 6.93 सेकेंड, मतलब रफली 7 सेकेंड। ये मेन से ये इक्वेशन है एम्पलीट्यूड वाला, ये ऐसे तुम्हें लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन अ डैम्प्ड ऑसिलेटर amplitude decreases to in a damped oscillator amplitude
decreases to 0.9 times its original value, 0.9 times its original value in 5 seconds. 0.9 times its original value in 5 seconds. Okay? Full stop. In another 10 seconds, amplitude becomes alpha times the original value. Amplitude becomes alpha times the original value. Amplitude becomes alpha times the original value. Okay, full stop. Find alpha. ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. कौन सी मेरी इक्वेशन बताओ, सॉल्व खुद ही करना है. इक्वेशन बताओ कौन सी इक्वेशन. ये हो गया ना, a इक्वल टू a नॉट e रेज़ टू -3 by 2. चलो ट्राई करो. करना है तो इसमें देखो बी एम वो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब बी और एम को कैसे भी हटाना है तो देखो यही फॉर्म यूज करो. इसमें क्या डिवाइड करें तो बी और एम हट जाएगा. पहले केस में देखिए तो एल एन एम्पलीट्यूड अगर ई नॉट है तो पहले केस में कितना हो रहा है 0.9 ई नॉट इक्वल टू बी बाई 2 कितने टाइम में हो रहा है 5 सेकेंड. ठीक. दूसरे केस में कर दिया हुआ एम्पलीट्यूड ई नॉट कितना हो गया अल्फा टाइम इक्वल टू बी बाई 2 तो वही रहेगा. अब टाइम कितना होगा 10 साल.
बोलो क्या आंसर करोगे? इन अनदर 10 सेकेंड, मतलब क्या डालना है? 15, 5 सेकंड ऑलरेडी हो चुकी है और 10 है, 15 डालना है। ध्यान रखना है 10 डालोगे ना सॉल्व करोगे तो ऑप्शन पक्का दिया होगा वो आंसर, ठीक है। अनदर 10 सेकेंड से तो क्या है, इधर 15 है। अब क्या करें, डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे नॉट कैंसिल। तो देखो ये कितना होगा, ln, इसको क्या लिख सकते हैं 1/0.9, यहाँ पे ln क्या है 1/α इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे वो रिवर्स कर सकते हो पावर को, तो रेशियो को, तो ln 0.9 अपन ln अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/3, तो ln अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ln 0.9, ln अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही है ना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ln 0.9, ओके। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेज टू, ln अगर इस तरफ आए तो पावर हो जाता है e रेज टू 3 ln 0.9, ठीक है ना, ये वैल्यू है। ठीक है, कल की क्लास